हाय दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लो ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का हमारे संविधान के अंदर भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। यानी इसका उल्लेख भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का तात्पर्य है कि जो व्यक्तिगत अधिकार है ना, हमारे जो संविधान के जो निर्माताओं ने हमारे जो व्यक्तियों को अधिकार दिए गए उनका उल्लेख किया गया इसके अंदर। मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अमेरिका का संविधान 1789 के अंदर अमेरिका ने अपना एक अलिखित संविधान प्रस्तुत किया गया जिसके अंदर व्यक्तियों को अपने अधिकार दिए गए जिसको हम मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाते हैं। और हमारे जो इंडिया के अंदर सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का विचार 1931 के अंदर जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। उसके अंदर सरदार वल्लभ पटेल ने पहली बार मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। और इसका जो मौलिक अधिकार का प्रारूप है ना, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। यानी हमारे सर्वप्रथम भारत के संविधान में 1931 के अंदर जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। हम मौलिक अधिकार जैसे हमारे सर्वप्रथम आपको पता है अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो हमारे जो संविधान निर्माताओं ने ना, हमारा जो मौलिक अधिकार है ना, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी जो ये मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो व्यक्तिगत अधिकार होने के कारण हम भारतीय संविधान के जो भाग 3 को हमारा अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी अधिकार पत्र को अपन इंग्लिश के अंदर मेगना कोटा भी कहा जाता है। यानी मौलिक अधिकारों को अधिकार को अधिकार पत्र या मेगना कोटा भी कहा जाता है। हमारे जो मूल संविधान है, मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर, तो जो हमारे जो संसद के अंदर इसके अंदर एक संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। उसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिनियम में शामिल कर दिया गया था। यानी जब 44वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन जो 1978 के होता, इसके अंदर क्या होता है कि जो संपत्ति के अधिकार था के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, वो समाप्त कर दिया गया। और इसको है ना हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंदर शामिल किया गया था। यानी संपत्ति के अधिकार को कब किया गया था? जो एक्ट था 300 क में
शामिल किया गया। ठीक है। और जो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है। मौलिक अधिकार, यदि हमारे मान लो देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, तो यानी राष्ट्र हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगाता है। यदि हमारे देश के अंदर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, यदि आंतरिक अशांति फैल जाए, तो राष्ट्रपति क्या है, हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है। उसके समय हमारे जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। यानी एक्ट 352 के तहत राष्ट्रीय आपात के समय जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर और सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाए। स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है। और हमारी जो संसद है, जो हमारे जो मौलिक अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है। ध्यान रखना, हमारी जो संसद है केवल वो ही है ना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। यानी जो संसद है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है। आज हम जिस मौलिक अधिकारों में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है समानता का अधिकार। हम जिस टॉपिक बात कर रहे हैं वह है समानता का समानता के अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेख किया गया है। ठीक है। हम उससे पहले हम 2 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा जो मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। यानी इसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18 तक। यानी जो टोटल अनुच्छेद है वो है 5। लेकिन अब हम पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंदर भारत के राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और राज्य शब्द को पढ़ा गया और राज्य शब्द की जो प्रकृति है उसको निषेधात्मक बताया गया है। निषेधात्मक का मतलब होता है, जैसे हमने अनुच्छेद 1 में पढ़ा था कि भारत है ना राज्यों का संघ है। यानी भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यानी निषेधात्मक का मतलब होता है जो राज्य है ना भारत को छोड़ नहीं सकता है। जैसे हमने 2 शब्द पढ़े थे, एक तो यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है। फेडरेशन और यूनियन दोनों का मतलब संघ होता है। यानी संघ का मतलब एक समूह होता है। यूनियन का मतलब यदि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य किसी संघ के अंदर शामिल हो गया ना तो उसको वापस छोड़ नहीं सकता है। यानी उसको छोड़ने की इजाज़त नहीं है। एक बार शामिल हो गया तो शामिल हो ही गया है, उसको छोड़ नहीं सकता है। लेकिन फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि वो उसको छोड़ सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 12 में क्या है कि जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है।
किया गया है। और इसके अंदर है ना, इसकी प्रकृति है ना को निषेधात्मक बताया गया है, निषेधात्मक बताया गया है। निषेधात्मक का मतलब है कि वो उसको छोड़ नहीं सकता है। ठीक है। अब अनुच्छेद आता है 13। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का है ना सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, वह है अनुच्छेद 13। कि अनुच्छेद 13 के अंदर हमारे जो न्यायपालिका को एक ऐसी शक्ति प्रदान की गई है, यदि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। और साथ ही इसके अंदर है ना विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया है। यानी अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और इसके अंदर है ना भारतीय जो न्यायपालिका है को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का पुनरावलोकन कर सके। ठीक है। और इसके अंदर अनुच्छेद 13 के अंदर जो पहली बात तो ये बोली गई, दूसरी बात है ना विधिक शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है। विधि शब्द का मतलब होता था कानूनी, यानी कानून शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है। अब हम पढ़े अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंदर है ना विधि के समक्ष समानता का प्रदान किया गया है, यानी जो कानून के समक्ष समानता का प्रदान किया गया है। यानी अनुच्छेद 14 में ये बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति, सभी व्यक्ति है ना कानून के नज़र में सब समान होंगे, है ना। और दूसरी बात ये बोली गई है कि विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए। यानी अनुच्छेद 14 में है ना दो बातें बोली गई है। पहली बात ये बोली गई है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। इसको है ना हम इंग्लैंड से लिया गया है। और दूसरी बात का उल्लेख किया गया है वीडियो का समान संरक्षण होना चाहिए। ये है ना हमारे यूएसए से लिया गया है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, हमारे अनुच्छेद 14 में ये बात बोली है कि विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। यानी विधि के समक्ष समानता है, कानून की नज़र में सब समान होंगे। यदि हम देखो, हम और आप है, हम शारीरिक रूप से क्या है, सब व्यस्त बढ़िया है, तो क्या हमने कोई अपराध किया तो हम जैसे लोगों को हमने जो सज़ा मिलेगी वैसी सज़ा क्या विकलांग जो गर्भवती महिला है क्या उनको थोड़ी मिल सकती है? वो थोड़ी सहन कर पाएंगे ऐसी सजाएं, है ना। तो इसलिए इसके अंदर है ना एक बात का और उल्लेख किया गया है। इसके लिए विकलांग और जो गर्भवती महिलाएं है ना उनके लिए राज्य है ना अलग से कानून की व्यवस्था करेगा, इसका भी उल्लेख किया गया है ना। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के अंदर 5 बातों का उल्लेख किया गया है।
पहली बात, राज्य किसी व्यक्ति को लिंग, जाति, जन्म स्थान और वंश इसके आधार पर उसको भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान रखना, यानी राज्य किसी व्यक्ति से लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म और जन्म स्थान आदि के कारण भेदभाव नहीं करेगा। ये 1 और 2 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अंदर तीसरी बात क्या बोली गई है? तीसरी बात ये बोलेगी जो सार्वजनिक स्थल है ना, वो सभी वर्ग के लोगों के लिए खुले रहेंगे। तीसरी बात लिखी गई है कि सार्वजनिक स्थान सभी वर्ग के लोगों यानी इसके में तीसरी बात है कि सार्वजनिक स्थान है वो सभी वर्ग के लोगों के लिए खोले रहेंगे। इसमें जो चौथी बात है, चौथी बात का उल्लेख है कि जो शिक्षण संस्था है ना, शिक्षण संस्थाओं के एससी और एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये की जो शिक्षण संस्था है, शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की बात की है। के लिए आरक्षण की बात की गई है। मूल संविधान के अंदर है ना, अनुच्छेद 15 में केवल ये 4 ही बातों का उल्लेख किया गया था, लेकिन 2006 के अंदर इसके अंदर एक शब्द और जोड़ा गया कि क्योंकि पहले क्या था, जो हमारे जो उच्च शिक्षण संस्था है, जैसे हमारा आईआईटी जेई है, उसके अंदर है ना एससी, एसटी और जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए इसके अंदर है ना अनुच्छेद 2006 के अंदर इसमें एक संशोधन द्वारा इसमें यह शब्द जोड़ा गया है कि जो उच्च शिक्षण संस्था है ना, उसके अंदर भी एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी जो उच्च शिक्षण संस्था में के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1 मिनट दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंदर भी 4 बातों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पहली बात का यह कि जो राज्य है ना, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यानी रोजगार के अवसर समान प्रदान करेगा। यानी जो 16 का जो पहला है ना, उसके अंदर क्या क्या है कि रोजगार के समान अवसर की बात की गई है कि सभी लोगों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करेगा। और इसके अंदर जो दूसरी बात यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को जन्म, लिंग, जाति, मूल वंश,
जो हमारे जो अनुच्छेद 15 की 1 में बात की गई है उसके में भेदभाव नहीं करेगा, यानी अवसरों में भेदभाव नहीं करेगा। यानी किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति को लिंग, जाति, मूल वंश, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर अवसरों में भेदभाव नहीं करेगा। इसके अंदर तीसरी बात लिखी गई है कि राज्य है ना किसी एक विशेष मूल स्थान के साथ, जन्म स्थान या किसी स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। यानी इसके अंदर यह है कि राज्य है ना, राज्य किसी स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। लेकिन जो भेदभाव करने की शक्ति है ना केवल संसद के पास है। हमारी जैसे स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अपने मन मर्जी चाहे किसी स्थान को उसमें आरक्षण की व्यवस्था कर दिए, ऐसे ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये लेकिन जो संसद है ना वो उसके अंदर इस भेदभाव करने की शक्ति है किसी जन्म स्थान के या स्थान के आधार पर। लेकिन ये शक्ति किसे है? संसद के पास होती है। सही है, यानी किसी जन्म स्थान के किसी स्थान के आधार पर भेदभाव करने की शक्ति केवल संसद के पास है। हमारी जो चौथी बात है, चौथी बात ये है कि यदि हमारे सरकारी जो गवर्नमेंट है यानी जो हमारी सरकारी जॉब है तो सरकारी जॉब में किसी जाति के या कोई अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तो सरकार उसको आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। यानी सरकारी जॉब में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तो सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। लेकिन लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यदि किस जाति के लोगों की किस सरकारी जॉब के अंदर जो प्रतिनिधित्व है वो कम है? इसके लिए जो हमारा राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग की स्थापना करेगा। एक आयोग की स्थापना करेगा, वो है ना ये पता करेगा कि किस जाति के लोगों का हमारे जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है ना। हमारा अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंदर अप्रदेशता की बात की गई, यानी छुआछूत की बात की गई है। यानी छुआछूत हमारे इस अनुच्छेद 17 के अंदर है ना छुआछूत को एक राष्ट्रीय अपराध या दंडनीय अपराध के रूप में घोषित किया गया है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 का अंदर यह उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत किया गया, लेकिन याद रखना, लेकिन हमारी जो सेना एवं जो शिक्षण समान है, यानी हमारी शिक्षा समान, शिक्षण समान की बात कर लेते हैं।
सम्मान को छोड़कर सम्मान का सभी उपाधियों का अंत किया गया है। एक बात और याद रखना, हमारे जो सेना के अंदर जो मेडल दिए जाते हैं, है ना, वो सभी मेडल है ना हमारे जो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। यानी जो पदक दिए जाते हैं, ये सभी पदक दिए जाते हैं ना, जो सभी पदक है ना, जो अनु एक 18 के तहत ही दिए जाते हैं। और एक बात और याद रखना, कोई भी व्यक्ति हमारे जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। यानी ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।